नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पठार के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे भारत के प्रमुख पठार यानी प्लेट्यू। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो है कल की क्लास का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों पठारों को जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पठार यानी प्लेट्यू के बारे में बात की थी। पठार यानी प्लेट्यू होता क्या है? तो दोस्तों, जमीन या भूमि का एक ऐसा भूभाग होता है जो आसपास की ज़मीन से जो ऊंचा होता है और ऊपर से जो है ये सपाट होता है यानी टेबल नुमा होता है, और इसकी ढालें जो है अक्सर ढलानें होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पठारों की, तो ये पठार जो है पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। पर्वत जो है नुकीले होते हैं, लेकिन पठार कैसे होते हैं? ये ऊपर से समतल यानी सपाट जो है होते हैं। इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर जो है होती है। कितनी? 600 मीटर होती है। और विश्व में जो है लगभग 33% भूभाग पर जो है फैले हुए हैं पठार। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो ये मुख्यतः कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। और ये जो है कई पठारों से मिलकर जो है बना हुआ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी, जिसकी हाइट है 1350 मीटर से लेकर 1366 मीटर के बीच। और साथ ही जो ये पारसनाथ चोटी है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? समेध शिखर इसका अन्य नाम है। और इसको जो है दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल जो है माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने जो है इसी समेत शिखर पर जो है 84 दिनों तक जो है तपस्या की थी, और तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए जो इसको जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है समेध शिखर को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी जो छोटा नागपुर पठार है, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दामोदर नदी के उत्तर में कौन से पठार है और दक्षिण में? तो दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार स्थित है और कोडरमा का पठार, जबकि दक्षिण में रांची का पठार है, जहाँ से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी भी यही है, और बीचों बीच से भी जो है यही बहती है दामोदर नदी। और दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, जिस पर जो है तिलैया बांध जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दामोदर के नदी तो आपको पता लग गई। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर पठार से जो है क्या क्या निकाला जाता है। लो अयस्क निकाला जाता है, अभ्रक, बॉक्साइड, और क्या दोस्तों? कोयला। यानी इन चारों चीज़ों के लिए जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। और साथ ही जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से गोल्ड यानी सोना नहीं पाया जाता है। हजारीबाग के पठार से अभ्रक निकाला जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अब इसको भारत का रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर क्षेत्र। अब यहाँ से भी जो है कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट व निकाला जाता है। तो इसी प्रकार जो है भारत का क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार, जहाँ से जो है कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक जो है निकाला जाता है। तो इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश जो है कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही दोस्तों बघेलखंड के बारे में, और साथ ही बुंदेलखंड का पठार व दंतकरण्य पठार भी हमने इसी प्रकार सब कुछ अच्छे से जाना था। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्कन के पठार से। ये है दक्कन का पठार। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। दक्कन का पठार की हम बात करते हैं तो भारत का जो है सबसे बड़ा और प्राचीनतम व त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का जो है सबसे पुराना या और बड़ा पठार कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत का जो सबसे बड़ा पठार और है और प्राचीन पठार है, ये है दक्कन का पठार। अब इसका जो दक्कन का पठार है, इसका विस्तार कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों, जो ये दक्कन का पठार है, ये जो है
कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब नर्मदा नदी आप सभी को पता है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है। और ये अमरकंटक चोटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसी नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से जो है पूरब की ओर है। तो जो दक्कन का पठार है ये पश्चिम में ऊंचा है और इसका जो ढलान है किधर है? पूरब की तरफ इसका ढलान है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो दक्कन का पठार है ये किन चट्टानों से बना हुआ है? तो दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में आप सभी को पता है कपास की खेती जो है अच्छे तरीके से जो है की जाती है। तो जो दक्कन का पठार है ये जो है किन चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से जो है बना है दक्कन का पठार। और साथ ही यहाँ पर जो है काली मिट्टी जो है अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कपास की खेती जो है अच्छी तरीके से की जाती है। अब आते हैं दोस्तों मालवा का पठार। तो मालवा के पठार की यदि हम बात करेंगे तो भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। मालवा का जो पठार है भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो अरावली पर्वत आप सभी को पता है उत्तर पश्चिम में स्थित है। साथ ही विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है मालवा का पठार यानी मालवा प्लेट्यू। अब आते हैं मारवाड़ का पठार। तो मारवाड़ के पठार की यदि बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है मेवाड़ का पठार। जो मारवाड़ का पठार है दोस्तों इसको मेवाड़ का पठार भी जो है कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूरब में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है। यह बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में। मरुस्थल यानी डेजर्ट क्या होता है, जिसको हम मरुस्थल यानी डेजर्ट कहते हैं? तो ये क्या है? यदि हम इसकी बात करेंगे तो जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे भी कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को जो है मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों जैसे थार मरुस्थल है, इसका अन्य नाम है महान भारतीय मरुस्थल। तो ये भारत में पड़ता है थार मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो थार मरुस्थल है यानी थार डेजर्ट है ये कहाँ पर है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान में, परंतु कुछ भाग जो है गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में भी जो है फैला हुआ है कुछ भाग थार मरुस्थल का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों थार मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु कैसी है? तो जलवायु अत्यधिक शुष्क है यहाँ की। यह रेतीला मैदान होता है और यहाँ पर जो है लूनी नदी मुख्य नदी है। तो जो थार मरुस्थल है यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है, जो कि एक अंतर्वाही नदी है। मतलब ये अपना जल ना तो अरब सागर में गिराती है ना किसी खाड़ी में, बल्कि कच्छ के रण में अपना जल जो है गिराती है। और ये कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं सफ़ेद मरुस्थल की। तो दोस्तों सफ़ेद मरुस्थल किसे कहा जाता है? गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो इसको जो है सफ़ेद मरुस्थल यानी वाइट डेजर्ट जो है कहा जाता है। शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है? लद्दाख को जो है शीत मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूखी ठंड पड़ती है, यहाँ पे बारिश जो है नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि पठार थे। ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। पठारों वाला जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दोस्तों हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें नदी अफवाह पैटर्न के प्रमुख प्रकार यानी नदियों के अफवाह तंत्र के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये डेंड्रिटिक पैटर्न है, इसको हम वृक्षीय पैटर्न जो है कहते हैं। ये ट्रेलिस पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, पैरेलल पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। तो इन सभी के बारे में जो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अब यदि बात करते हैं तो ये पैटर्न जो है किन नदियों के द्वारा बनते हैं, तो इनके बारे में जो है हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वृक्षीय पैटर्न की। यह पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल व एकमात्र चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। यानी जो ये वृक्षीय पैटर्न है
ये पेड़ की शाखाओं के जैसा दिखता है। ये समतल व एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। डेंड्रिटिक पैटर्न जो है ये कैसा दिखाई दे रहा है, पेड़ की शाखाओं जैसा। ये जो है कहाँ पर दिखता है, ये समतल व एक समान चट्टानों वाले क्षेत्रों में दिखता है। इसका एग्जाम्पल है गंगा व सिंधु नदी तंत्र के द्वारा जो है इस तरह का पैटर्न जो है बनता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया पैटर्न, जिसको हम रेडियल पैटर्न भी कहते हैं या कहा जाता है। जब नदियाँ किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक चोटी से निकल कर सभी दिशाओं में बहती हैं। रेडियल पैटर्न क्या होता है, यानी जब नदियाँ जो हैं किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक चोटी से निकलकर जो है सभी दिशाओं में बहती हैं, जैसे नर्मदा, सोन और महानदी। तो ये आपको याद रखना है, ये नदियाँ जो हैं कैसी एरिया पैटर्न जो है बनाती हैं। अब जालीदार पैटर्न की हम बात करते हैं। इसमें जो है सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग समकोण यानी 90 डिग्री पर जो है मिलती हैं। जैसे हिमालयी नदियाँ जो हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं ये मुख्य नदी से लगभग समकोण यानी 90 डिग्री पर जो है मिलती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं किसके दोस्तों, जालीदार पैटर्न के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है ट्रेलिस पैटर्न। तो ये जो है ये है मुख्य नदी। तो इसकी जो ये सहायक नदियाँ हैं ये 90 डिग्री पर जो है आकर इसमें मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ये था रेडियल पैटर्न, जो कि एक मुख्य गुंबद या पहाड़ी जैसा निकलता है और इसकी यहाँ से निकलने वाली नदियाँ चारों दिशाओं में जो हैं बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये है पैरेलल पैटर्न, जिसमें ये जो है एक पठार होता है और जिसमें सभी नदियाँ जो है समानांतर जो है बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं जहाँ पर समानांतर पैटर्न, जिसमें पैरेलल पैटर्न के हम बात कर रहे हैं। इसमें तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हैं, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं तो इस प्रकार जो है समान रूप से जो है समानांतर बहती हैं इस प्रकार से। अब आते हैं आयताकार पैटर्न। आयताकार पैटर्न की यदि हम बात करेंगे तो यह दरार या भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की नदियाँ चंबल, बेतवा और कैन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थे कुछ आयताकार पैटर्न जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी हिमालयी नदियाँ और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की नदियाँ। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।